हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का ये जो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स अपना आंसर चेक कर सकेंगे और इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकेंगे कि उनका पेपर किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा खंड क यानी कि सेक्शन ए का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 15 एमसीक्यू पूछे गए हैं, हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर का है। तो पहला हमारा ये रहा, इसमें बोला है सिखों ने डैश व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से 20% लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी व्यवस्था स्थापित की थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सही मिलान करने का, यानी कि सही मिलान की पहचान करने के लिए बोला था। तो देखो प्रथम जो मुगल शासक था वो बाबर था, यानी कि ये बिल्कुल सही है डी वाला, तो इसका डी करेक्ट था। एंड इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, बिल्कुल सही। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी सही। रजिया सुल्तान का संबंध काकतीय वंश से था, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, ये रहा हमारा केवल 1 व 2, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला था निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल शासकों के संदर्भ में सही है। तो मुगल उत्तराधिकार के सहदायाद के नियम में विश्वास रखते थे, यानी कि डी इसका करेक्ट है। ये सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी वाला हमारा करेक्ट है। मुगल उत्तराधिकार के सहदायाद के नियम में विश्वास रखते थे, इसीलिए इसका डी करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो आप, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा डी करेक्ट था। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का भी हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, खराज क्या था। इसमें यह पूछा है कि खराज क्या था। तो क्या था खराज? कृषि पर लगाया जाने वाला कर था, इसीलिए इसका ए करेक्ट है। एंड इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ का हमारा निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो टोडरमल था, और ये टोडरमल ना अकबर के 9 रत्नों में से एक भी था, यानी कि टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का। ठीक है, इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, वायुमंडल में प्राप्त गैसों को कम से अधिक के क्रम में लगाना है। तो देखो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी वाला करेक्ट था। इसके बाद 8th क्वेश्चन, जैवीय पर्यावरण का उदाहरण है। पौधा हमारा जैवीय पर्यावरण का उदाहरण है, पत्थर नहीं है, मृदा नहीं है, वायु नहीं है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें बोला है गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो देखो ब्राजील क्या महाद्वीप है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत मिलान है। महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, लेकिन ब्राजील महाद्वीप नहीं है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है। तो महासागर हमारा लवणीय जल का स्रोत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 5 जून को, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद 12th क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के तट पर है। तो ये हुगली नदी के तट पर है, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, जो 5th क्वेश्चन है हमारा, 5th का ए करेक्ट है। 6th जो क्वेश्चन है, 6th का ये टोडरमल बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो 7th क्वेश्चन है, 7th का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, 8th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, 9 का ये डी वाला करेक्ट है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th का ओशन, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 का ए ऑप्शन एंड 12th जो है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से 12th का सी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों जो विधायक हैं उनकी संख्या 68 है। बताइए बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी। तो टोटल जो
विधायक हैं वो 68 है। बहुमत के लिए क्या होता है हमारा, जो ये 68 है इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 68 का आधा कितना होता है, तो देखो 68 का आधा हमारा होता है 34, इससे एक ज्यादा हो जाएगा ना, यानी कि 35 भी हो गया तो ये हमारा बहुमत हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 35 होना चाहिए, किसके लिए, बहुमत पाने के लिए। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 35, ठीक है। इसके बाद 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो शॉपिंग मॉल अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, नहीं। शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखो, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन में बोला है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की गई, बिल्कुल सही है, अभिकथन सही है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ने समानता को बढ़ावा दिया, ये भी सही है, लेकिन ये कारण इस अभिकथन को व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखो खंड ख शुरू है, तो खंड ख यानी कि सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है सारे 2-2 नंबर के हैं। तो ये देखो बोला है तारीख या त्वारीख की किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो एक तो ये हो जाएगा कि त्वारीख के लेखक सामान्यतः नगरों में रहते थे, इसलिए त्वारीख में गांवों का विवरण सामान्यतः नहीं है। दूसरा ये हो जाएगा वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखे जाते थे, इसलिए तथ्यों की विश्वसनीयता संदिग्ध है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स भी आप अपने आंसर में एग्जाम में लिख सकते थे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही दोनों आंसर लिखोगे तो आपका सही माना जाएगा, इसके अलावा भी अदर इसके एग्जाम्पल इसके जो आंसर है वो हो सकते हैं, ठीक है। बस रिलेटेड आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद अथवा में भी दिया है, तो एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक करना था। इसका आंसर देखो, क्वेश्चन पूछा है मुक्ति के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये हमारा हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसीलिए 2 पॉइंट्स ही आपको लिखने थे, ठीक है। 3 लिखने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि 2 नंबर का ही है, तो इसीलिए 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कम से कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आपको कबीर जी की सबसे प्रिय लगने वाली किन्हीं 2 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो कोई भी 2 शिक्षाओं का उल्लेख कर देना था, जैसे कि ब्राहा आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का तिरस्कार किया था, आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया था। तो ये 3 पॉइंट्स है, कोई 2 ही आपको लिखने थे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा था कबीर जी की जो शिक्षा है उनकी, उसमें जो प्रिय लगने वाली शिक्षा है वो लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें 4th क्वेश्चन, जैव मंडल को परिभाषित करने के लिए बोला था। तो देखो जैव मंडल की क्या परिभाषा हो जाएगा, ये रहा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा जैव मंडल की परिभाषा है। अब इसी में अथवा में भी दिया गया है वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th क्वेश्चन, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं। तो इसका आंसर देखो, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं। तो ये रहा, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते थे, इसके बाद मुख्यमंत्री अपने कुछ विधायकों का मंत्रियों के रूप में चयन करता है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहां पर इंग्लिश मीडियम में देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका हमारा डी ऑप्शन था, एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का भी बी ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लो, ये रहा 2nd क्वेश्चन, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ठीक है। अभी आंसर जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, सिर्फ हिंदी मीडियम में ही दिखा पा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहां से खंड ग शुरू है यानी कि सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे ना सारे 3-3 नंबर के हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको मोबाइल फोन खरीदना हो तो उसे आप किस प्रकार के बाजार से खरीदना पसंद करेंगे एवं क्यों,
ठीक है, तो इसका आंसर तो आप खुद से ही लिख सकते थे। इसमें आपको अपने माइंड का यूज करके इसका आंसर लिखना था कि अगर मान लो सपोज कर लो कि आपको कोई फोन खरीदना है, ठीक है, तो आप किस प्रकार के बाजार से खरीदना पसंद करोगे और क्यों। इसका आंसर आपको खुद से 3 पॉइंट्स में बना के लिख देना था। अथवा वाला क्वेश्चन देखो, बाजार श्रृंखला में थोक व्यापारियों का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हमारा हो जाएगा, यह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है। दूसरा, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादक से वस्तुएं खरीदकर खुदरा व्यापारी की जरूरत के हिसाब से उन्हें बेचता है, जो आखिरकार उपभोक्ता तक पहुंचता है। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा, इसकी अनुपस्थिति में कई जरूरत की चीजें उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती, यह समय एवं धन दोनों की बचत करता है। तो 3 पॉइंट्स आपको मिनिमम इसमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, समताप मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा, समताप मंडल के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करने के लिए बोला था। पहला, यह क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दूसरा, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तीसरा, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ठीक है, अब इसी में देखो अथवा में भी पूछा है, क्षोभ मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्षोभ मंडल की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये रहा हमारा इसका आंसर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा खंड घ यानी कि सेक्शन डी शुरू है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको 5-5 नंबर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा, महासागरीय धाराओं की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो देखो महासागरीय धाराएं की कोई 5 विशेषताएं, ये रहा हमारा। ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स आंसर शीट में लिखने पड़ेंगे पूरे 5 नंबर लेने के लिए। पहला पॉइंट, महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। गर्म एवं ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है और तापमान को प्रभावित करती है। गर्म एवं ठंडी जल धारा के मिलने का स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र। इसके अलावा एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कि नौ संचालन में बाधा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन आपको कोई 5 ही लिखने थे एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी में अथवा में भी दिया है, सुनामी क्या है, यह मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुनामी क्या है और यह मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीले भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। एंड इसके कारण तटीय क्षेत्रों में जान माल की भारी नुकसान होता है। एंड जैसे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के कारण भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से डूब गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 18वीं सदी में मराठों के सैन्य अभियानों का वर्णन कीजिए। तो देखो मराठा राज्य स्थापना शिवाजी ने की थी। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा खंड अंग यानी कि सेक्शन ई शुरू है। तो इसमें ना सबसे पहले ये देखो आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना था एंड उसके आधार पर क्वेश्चंस जो पूछे उनके आंसर देने हैं। ये रहा इंग्लिश मीडियम में 6th 7th एंड इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 9th एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो गद्यांश दिया गया है अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये रहा। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। पहला क्वेश्चन, अमेजन बेसिन क्षेत्र की कोई एक विशेषता बताइए। तो कोई भी एक विशेषता बता देनी थी, जैसे कि
अमेज़न बेसिन में पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। इसके अलावा कोई और भी विशेषता आप बता सकते थे, सिर्फ एक ही बताना था क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि अमेज़न बेसिन में वन इतने घने क्यों होते हैं। तो देखो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर वन सघन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि अमेज़न वन में केवल छाया में बढ़ने वाली वनस्पति ही क्यों उगती है। तो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि वन के सघन होने के कारण पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। इस सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स लिखने थे क्योंकि ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। इसके बाद इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी देखो ये गद्यांश दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, रूढ़िबद्ध धारणा को समझाइए। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि अपने आसपास से रूढ़िबद्ध धारणा का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी एक उदाहरण दे सकते थे हम। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद से दिमाग से सोच के लिखना था। अपने आसपास से रूढ़िबद्ध धारणा का एक उदाहरण देने को बोला था। रूढ़िबद्धता के क्या नुकसान है, तो देखो कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये धारणाएं अधिकांशतः नकारात्मक होती है जो कई बार खतरनाक हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो गद्यांश ही दिया गया है ये पूरा। तो इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, लोग भेदभाव क्यों करते हैं। तो लोग भेदभाव इसलिए करते हैं लोगों को अपने से कमतर मानने के कारण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कुछ लोगों को दोहरे भेदभाव का शिकार क्यों होना पड़ता है। तो कई बार किसी समुदाय की संस्कृति को मूल्यवान न मानने के कारण लोग भेदभाव करते हैं। इसके साथ ही यदि वे गरीब हो तो उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, समाज में भेदभाव को कम करने के कोई 2 उपाय सुझाइए। तो देखो विविधता को स्वीकार करना, सभी संस्कृतियों को मूल्यवान मानना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी देखो हमें ये गद्यांश दिया है और इसके जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में देख लो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था उसके ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये आप देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी मीडियम में, बाकी का ये रहा। अब इसका देखो पहला क्वेश्चन ये है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला, खुशनूर ने ऐसा क्यों कहा। तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिखना है, खुशनूर एवं उसके साथियों को घर वालों के समझाने और खेलने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, खुशनूर को गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। तो खुशनूर की मां ने। थर्ड क्वेश्चन, 3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है, यह कथन किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है, इसे दूर करने का कोई एक उपाय सुझाना था। तो ये जो है ये लैंगिक भेदभाव को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा मैप वाला था। तो इसमें देखो ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई 5 को आपको मैप में लोकेट करना था। ठीक है, भारत के मानचित्र में। तो ये आपने कर दिया होगा, यहाँ पर मैप इसमें नहीं है, नहीं तो मैं आपको भर के दिखा देता। ठीक है, तो टोटल हमारा इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपने देखा, तो ये हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस आपने देखा। यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 14 क्वेश्चंस ही आएंगे, और किस टाइप के आएंगे ये आपने इस पेपर को देख करके आइडिया लगा लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर था। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, तो इस आईडी को फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।